Yes, let us look at the syllabus. The syllabus consists of the first chapter, 3 questions. Let us see what are these 3. Granny's tree climbing. Let us see how Granny climbs a tree. I don't think it will happen. The fun they had. Father's help, my mother, luncheon, the children's song, the case of sharp-eyed jeweler, the couplet, undeserved reward, bangle sellers, and last but not the least, a bad dream. जैसा आपने पिछले साल पढ़ा था, chocolate in my dream, same, a bad dream. Let us see what is this bad dream when we will arrive at chapter number 12. So let us make it quite interactive, not like the usual, like I will keep on telling blah 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 blah, this is the meaning, this is this, ऐसा मैं बोलते जाऊं, आप लोग सुनते जाएं. ऐसा हम नहीं करेंगे, है कि नहीं? हम ऐसा नहीं करेंगे. We will participate, we will express ourselves and we will make it a fun learning, right? हम पैराग्राफ पढ़ते जाएं. जैसे अभी भूमि तो आई नहीं है और पायल भी अभी आई नहीं है. लेट देखिए हम आएंगे, जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, आप दोनों हैं अभी, एक बच्चा पढ़ेगा और दूसरा बच्चा उसके बाद समझाएगा. कुछ ऐड ऑन करना हो, कुछ वर्ड मीनिंग बताने हो, मैं पहले ही बता दूंगा समझाने से पहले आपके, और आप फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी भाषा में. और एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि आप मानिए आप ही कैरेक्टर हैं, आप ही एक्टिंग कर रहे हैं, आप ही कैरेक्टर हैं और आप ही दर्शक हैं. जैसा अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगता है अपने टोन को थोड़ा ऊंचा करके बोलने का, बोल सकते हैं. हाथ हिला करके बोल सकते हैं, अलग अलग टोन में बोल सकते हैं, शाहरुख खान की आवाज में बोल सकते हैं. जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा बोल सकते हैं, है ना? इस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, लाइक, ठीक है जी. द मोर यू एक्सप्रेस द मोर यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो द 3 क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय. लियो टॉल्स्टॉय अंग्रेजी लेखक हैं और काफी फेमस है. इनका इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी के ऊपर भी काफी रहा है. लियो टॉल्स्टॉय का. लियो टॉल्स्टॉय वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रशिया in 1828. He served in Russian army from 1851 to 1856. He was a nobleman who owned a great deal of land but felt it was his duty to give it away and led a simple life. He came to be a firm believer in non-violence. Mahatma Gandhi was greatly influenced by his writings. His tales give a true picture of the life of the Russian peasants. Peasants माने कृषक. He does not tell a story merely to amuse us. केवल हमें आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ नहीं कहते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई सीख देते हैं, है ना? War and Peace and Anna Karenina are 2 immortal classics from Leo Tolstoy. So like I said, लियो टॉल्स्टॉय रशियन लिटरेचर के बड़े प्रकांड विद्वान हुए और उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी के ऊपर भी पड़ा है. आप हिस्ट्री में क्लास 9-10th में पढ़ोगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, समाजवाद के बारे में आप पढ़ोगे. वहां पढ़ोगे कि किस तरह रशिया में सरकार ने धीरे धीरे सभी प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दिया. मतलब लोगों का अपना कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, सब कुछ जो भी है पूरे देश का है. जिसके पास कम है उसको दिया जाएगा, जिसके पास ज्यादा है उससे लिया जाएगा. तो रशिया, इसलिए हम यूएसएसआर बोलते हैं, राइट? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट समाजवादी देश है रशिया. लेकिन बाद में रशिया में यही प्रॉब्लम हो गया. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेट ओनरशिप खत्म होने के कारण सरकार के पास सारी जमीनें, सब कुछ चला गया और सरकार हो गई आलसी. जैसा कि आजकल आप लोग देखते होंगे, अगर आप कभी एसबीआई के बैंक में जाओगे तो एक छोटा सा काम करने में 1 घंटा लग जाता है, जबकि प्राइवेट बैंक में वही काम आसानी से हो जाता है. तो गवर्नमेंट में ज्यादा ओनरशिप रहने से कभी कभी काम हमारा ढीला भी हो जाता है. इसलिए फिर बाद में रशिया देश भी टूट गया, रशियन रिवॉल्यूशन आ गया. ये आप लोग डिटेल पढ़ोगे तो इसके बारे में लियो टॉल्स्टॉय ने खूब लिखा है, राइट? और इन्हीं के नॉन वायलेंस को लेकर के महात्मा गांधी काफी इन्फ्लुएंस हुए. और जब महात्मा गांधी, एज यू नो, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पे उन्होंने 23 साल बिताए और इन 23 साल में इसी नॉन वायलेंस को उन्होंने काफी प्रयोग किया, राइट? काफी इसका प्रयोग किया, इंस्पायर्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय, राइट? तो देखते हैं इनकी कहानी में जरूर कुछ सारगर्भित बातें होंगी, उसको भी हम समझते चलेंगे. ठीक है बेटा, चलिए. तो लक्ष्यता पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और गीतेश आप समझते चलेंगे.
मैं वर्ड मीनिंग बता दूंगा, आप समझाएंगे हमें। ठीक है जी, गुड इनफ। यस लक्षिता, द स्टेज इज योर्स, प्लीज कंटिन्यू। Question by Leo Tolstoy. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to say everything, if he knew who were the right people to listen to all, and what all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. यस ओके, यस हाँ, पायल एंड भूमि आप अभी आए हो, हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट चैप्टर। नमस्ते बेटा, नमस्ते भूमि, नमस्ते पायल। तो हम लोग लिटरेचर का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द 3 क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय, और हमने इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए सोचा है। वन स्टूडेंट विल रीड एंड द सेकेंड वन विल मेक अस अंडरस्टैंड वॉट एवर ही और शी अंडरस्टैंड्स, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फियर और फ्राइट, आप उसको बताएंगे। लाइक मैं वर्ड मीनिंग आपको बता दूंगा, जैसे अंडरटेक है, अंडरटेक मतलब किसी काम को अपने हाथ में लेना, तो आप इसका मीनिंग भी किताब में लिखते चलें। अच्छा है किताब के में ही लिखें, लाइन खींच करके, है ना, किसी कार्य को हाथ में लेना, है ना, कि मुझे ये करना ही करना है। यस तेजस, क्या आप मीनिंग समझ पाए? एक बार मैं फिर रीड करता हूं, आप रीडिंग को ही ध्यान से सुने। हाँ पायल, जो लिटरेचर का है वो भी जो हम ग्रामर जिसमें लिखते थे उसका अलग कॉपी बनाएंगे। अलग कॉपी पॉसिबल है तो बना लीजिए, इट इज एडवाइजेबल, बना लीजिए, ठीक है ना, अलग कॉपी बना लीजिए। वर्ड मीनिंग वगैरह किताब में ही लिखिए, राइट, वर्ड मीनिंग किताब में लिखिए, कॉपी में लिखने से वो रिवाइज नहीं हो पाएगा कभी भी। हाँ तो लेट मी रीड इट वंस अगेन। इट वंस ऑकर्ड टू अ सर्टेन किंग दैट if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. जी जो भी आपको लगता है बताइए। We will go with Lakshita to Tejas, Tejas to Payal, Payal to no, Tejas to Payal, Payal to Bhumi, Bhumi to Lakshita again. Yes, yes, जल्दी बेटा जल्दी। सर एक बार एक सर्टेन किंग को उसे उसे पता लगाना था कि सबसे राइट टाइम कौन सा है जहाँ से शुरुआत की जाए। वेरी नाइस। और उसको पता लगाना था कि जो राइट पीपल है जिनकी बात सुननी है। वेरी नाइस। और जिनको अवॉइड करनी है। वेरी गुड। एंड ऑल्सो उसे ये भी पता लगाना था कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग करने को क्या है। वाओ वेरी नाइस। इसलिए वो कभी भी किसी भी काम में अपना वो किसी भी काम में अपने हाथ बढ़ाए। ओके तो कई बार हमारे साथ होता है कि हम सोचते हैं ना, जैसे कि आप लोगों को भी जब एग्जाम आप लोग देते हो
एग्जाम दे करके जब बाहर निकलते हो तो आप सोचते काश ये क्वेश्चन मुझे पहले पता होता तो मैं तो बहुत अच्छे से इसको करती, काश ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझाया गया होता, है ना, काश मुझे मैथमेटिक्स समझाने वाला कोई अच्छा होता तो मैं बहुत अच्छा करती। हमें ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि बाद में हमें पता चलता अरे जिस मैथमेटिक्स इंग्लिश से हम डरते थे तो बहुत ही आसान है, अगर हमें कोई ऐसा पहले बताता तो हो जाता। तो यहां पर लियो टॉल्स्टॉय एक राजा के बारे में बताना, सटन राजा मतलब कोई भी राजा, किसी एक राजा को ऐसा लगा कि काश ऐसा होता कि मुझे पता चल पाता कि सही समय क्या है किसी काम को शुरू करने का, काश मुझे पता चल पाता कि अच्छे लोग कौन होते हैं, किन्हें सुनना चाहिए किन्हें नहीं सुनना चाहिए, और इससे भी सबसे ज्यादा काश ऐसा होता कि मुझे पता चल पाता कि सबसे जरूरी काम क्या है करने को। अगर ऐसा होता तो फिर मैं कभी भी फेल नहीं हो पाता, अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी फेल नहीं होता। राइट, ऐसा राजा ने सोचा, ऐसा राजा ने सोचा। राइट, तो यहां पर आपने कंडीशनल्स पढ़ा है, राइट, कंडीशनल्स ग्रामर में आई थिंक क्लास 7 में पढ़े होंगे, क्यों पायल, भूमि? कंडीशनल्स याद पढ़े? नहीं। याद नहीं है ना? बताया तो मतलब कंडीशनल्स पढ़े थे ना, काश ऐसा होता तो मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं घूमने चले जाता, काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश में इफ कंडीशनल पढ़ा होगा आपने, इफ कंडीशनल्स 6-7 में दोनों ही बार में पढ़ा होगा कंडीशनल्स। क्यों भूमि? पढ़ा है ना? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कंडीशनल्स चल रहा है? इफ यहाँ पर शुरू हो रहा है, इफ यहाँ पर भी है देखो, एंड यहाँ पर भी इफ है। राइट, ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, है ना, अगर मुझे सब कुछ जरूरी काम पता होता तो मैं कभी फेल नहीं होता, ऐसा करता मैं वैसा करता। हाँ बेटा, जी, किसी एक राजा को ऐसा लगा। राइट, तो यहां पर है ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, समय बीत चुका है, अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो पछताने से कोई फायदा नहीं ना। तो अब राजा जो पछता रहा है कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है। दिट इज कॉल्ड थर्ड कंडीशनल, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। थर्ड कंडीशनल आप लोगों ने पढ़ा होगा, 0 1 2 3, थर्ड कंडीशनल। यस, लक्षिता प्लीज गो अहेड, बताओ। सर आप जो अभी मुहावरा बोले वो जब भी मेरा एग्जाम होता है मेरी मम्मी मुझे बोलती है। अच्छा, इसका ओडिया वर्सन भूमि बता सकते हो? ओडिया वर्सन क्या है इसे कहावत का? वाला अब पछतायत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका ओडिया मुहावरा क्या है? ओडिया लोकोवाणी क्या है? ओडिया में भी बोलते हैं ऐसा, क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं लोकवाणी है वो, घुमा फिरा के बोलते हैं ना। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे ऐसा वाला डायलॉग ही नहीं मारती है, मेरी मम्मी अलग ही मारती है। फिर मेरी मम्मी क्या करती है, जब भी देखती है कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ और एग्जाम 2-3 दिन बाद ही है, वही डिट्टो डायलॉग मारती है और नाम भी बोलती है जो ये मुहावरा लिखे थे कबीरदास। बहुत मैं जब एग्जाम टाइम में जब पढ़ती हूँ तभी मेरी मम्मी बोलती है कि बाइगण लो, है ना। हाँ, यही है, बाहागर समय बाइगण बुणीबा, है ना। बाहागर समय बाइगण बुणीबा मतलब शादी होने को है, खाने के लिए लोग आ चुके हैं, अब बैंगन की खेती करेंगे, बैंगन होगा, खाना पकेगा और बारातियों में बटेगा, हो गया काम। तो फिर तो बाहागर समय बाइगण बुणीबा, तो राजा को भी अब
अब पछताए तो क्या सब खत्म हो गई कहानी, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड कंडीशनल, कि अब संभव नहीं है। यस, लेट अस गो टू द सेकंड वन। यस, तेजस विल रीड एंड पायल विल मेक अस अंडरस्टैंड। हाँ बेटा। And this brought thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. And learned man came to the king, but they all answered his questions differently. यस पायल। तो एक है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड मतलब घोषणा करना, घोषणा करना है ना, राजा लोग करते हैं, सुनो सुनो सुनो, घोषणा करना, दिस इज कॉल्ड घोषणा करना। यस पायल, आप बता सकती हो। Yes, sir. हाँ बेटा, प्लीज गो अहेड। तो राजा ने सोचा कि मतलब घोषणा क्या की, और मतलब इस तीनों क्वेश्चन का कोई अगर जो सही आंसर दे दिया तो उसे मतलब बड़ा इनाम दिया जाएगा। और कुछ लर्न मैन आए और उस तीनों क्वेश्चन का अलग अलग टाइप का आंसर दिए, अलग अलग टाइप का, मतलब मैच नहीं किया। यस। तो राजा ने घोषणा कर दी, है ना, राजा तो होते ही ऐसे, है ना, पहले के समय में राजा को ये भी होता है ना कि अपनी महिमा दिखानी है, देखो जी मुझे डाउट है, बताओ कोई हीरे जवाहरात तो दिया करते थे, कुछ भी दे देते थे। आजकल तो सरकार को 1 रुपए खर्च करने से पहले भी पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, पहला ऐसा नहीं होता था। राजा को मनाया, 1000 अशरफियां दे दो, हीरे जवाहरात दे दो, कुछ भी दे दो, दे देते थे वो। लेकिन टुडे दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, ओके ओके, दिस इज अ बिग पैराग्राफ, वी विल डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पार्ट। हाँ एक मिनट बेटा, 1 मिनट रुको, आपकी बारी आएगी, आपको समझाना है अभी इसलिए छोटा कर रहा हूँ मैं। समझा दोगे, हाँ छोटा छोटा बीट में समझाना। यस यस पायल, ये ग्रीन टू ग्रीन एक बार आप पढ़ना बेटा। क्या? हाँ ये पढ़ना शुरू करो, इन रिप्लाई से लेकर के यहाँ तक, टाइम तक। Okay, sir. In reply to the first question, some said that to know the right time of every action, one must draw up in advance the table of days, months, and years, and must live strictly according to it. Only thus said they could everything be done at its proper time. वेरी इजी, भूमि कैन से ड्रॉ अप मतलब पहले से ही प्लानिंग कर लेना, टाइम टेबल बना लेना। एक मिनट पायल, कुछ बताना चाहती हो आप? अरे आपकी बारी आएगी, आपकी बारी अब ना, अभी वो साइकिल चल रहा है। साइकिल लेंगे, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। बुक नहीं है आपके पास क्या? लाना भूल गई। अरे तो अच्छा, लाना भूल गए, कहाँ, घर में नहीं हो गया आप? घर में ही हूँ, पर मैं उस रूम में हूँ, उस रूम से अब थोड़ा जैसे हॉटल्स पार करके जाना पड़ेगा। पार के जाना, ठीक है बेटा, चलो। ये हमको मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा है कि मतलब वो बोल रहा है कि सम लेने का सही समय होता है। किसी एक्शन के सही समय को जानने के लिए, सही समय को जानने के लिए एक एडवांस टेबल, मतलब जो टेबल एडवांस टेबल और डे मतलब डे या मंथ एंड तो ईयर लग जाता है। पहले से ही दिन तारीख लिख ले, है ना,
टाइम टेबल बना ले। हाँ, टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि जैसे दिन और मतलब डे, मंथ, ईयर सारे निकल जाए तो फिर समझना नहीं पा रही हूँ। पायल बताओ बेटा, जहां से छोड़ा उन्होंने। तो देखो, जी बेटा। सर इधर थोड़ा एक मतलब हमें एक राइट टाइम मतलब डिसाइड करने के लिए सर हमें पहले टाइम टेबल बनाना होगा, डेज का, मंथ का और ईयर्स का। उसी हिसाब से सर उसे पालन करेगा तो हमारा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही। जी, जैसे कि हर साल 1 जनवरी को बड़ा सब लोग आते हैं, एकदम कोई यूट्यूब में आते हैं, कहीं आते हैं, बोल अरे ये रिजोल्यूशन लेना है, आते हैं ना, इस साल का रिजोल्यूशन क्या है, इस साल क्या करना है। तो हम एक बड़ा गोल बनाते हैं, है ना, साल के पहले दिन कोई एक बड़ा गोल बनाते हैं। इस साल मुझे, मान लेते हैं इस साल मुझे अपना वजन बढ़ाना है, लेट्स सपोज किसी को वजन बढ़ाना है, तो वो सोचता है कि नहीं इस साल मैं अभी इतने किलो का हूं, मुझे इस साल 5 किलो बढ़ाना है। तो ये उसका क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है। एक दिन में तो वजन बढ़ेगा नहीं, महीनों लग सकते हैं या कई साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप एंड योर नॉलेज अबाउट द थिंग्स। तो हम एक बड़ा सा गोल बनाते हैं, राइट, कि हमें एक साल के अंदर अपना वजन 5 किलो बढ़ाना है। उसी हिसाब से हम खाना पीना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर हम 1 साल 2 साल के बाद अचीव करते हैं। ये तो है लॉन्ग टर्म गोल। कुछ होते हैं छोटे छोटे गोल्स, जैसे कि हम बनाते हैं कि आज मैं अपने टाइम को डिवाइड कर लूं, राइट, आज मैं इतने बजे उठी हूं, सुबह का 1 घंटा मैं अपने नित्य कर्म में लगाऊंगी, 4 से 5 घंटे स्कूल जाऊंगी, वापस आऊंगी, थोड़ा खा करके थोड़ा नैप ले लूंगी, 10-15 मिनट सो जाऊंगी, फिर 1 घंटा में टीवी देखूंगी, 1 घंटा में यूट्यूब देखूंगी, फिर मैं ट्यूशंस के होमवर्क्स करूंगी, क्लास करूंगी, और फिर शाम को पेरेंट्स के साथ समय बिता करके उनकी थोड़ी सेवा करके रात को मैं सो जाऊंगी। तो दिस इज अ डेली एंड अ शॉर्ट टर्म गोल, राइट। और सबसे अच्छा होता है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, हमेशा कुछ भी लिखें, कुछ भी। सुबह उठें, आपको आज YouTube देखने का पूरा मन कर रहा है, उसमें लिखिए सुबह 7 से लेकर के मैं 3 बजे तक आज YouTube देखूंगा, मतलब देखूंगा, उसमें लिखिए आज मुझे फ्री फायर खेलना है, आज मुझे IPL देखना है, देखना है मतलब देखना है। और अपने ऊपर एक बेट लगाइए कि मैं अब जब IPL देख रहा हूं तो IPL ही देखूंगा, दूसरी चीजें नहीं देखूंगा। फिल्म देख रहा हूं तो फिल्म ही देखूंगा, दूसरी चीजें नहीं करूंगा। खाऊंगा तो खा ही रहा हूं, दूसरी चीजें नहीं करूंगा। पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, दूसरी चीजें नहीं करूंगा। फिर तो आज रात हॉरर मूवी देखो, देखना, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको पूरा देखना है एक वन गो में, इन अ सिंगल गो, है ना, इन अ सिंगल गो, है ना। मैंने ये कई सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है। आप ऐसा कभी कर ही नहीं पाओगे। आपको अगर YouTube भी पसंद है ना, आप उसको पूरा कर ही नहीं पाओगे अगर आप फोकस नहीं हो तो, राइट। तो द थिंग इज दैट पढ़ने में समय नहीं लगाना है। हाँ, लेट मी कंप्लीट। द थिंग इज दैट पढ़ाई में ऐसा नहीं सोचना है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें जो भी काम करना है ना, उसमें एकदम रम जाना है, समझ रहे हैं? उसी काम में लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो एकदम उसमें एंटरटेन हो रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं तो ऐसा खा रहे हैं कि जैसे ये आखिरी नहीं वाला है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी, एंड दैट मेक्स पीपल सक्सेसफुल। यस यस भूमि। अपने मतलब हाँ, मतलब मैं अपने आप एक टाइम टेबल बनाई थी, कितने बार बनाई, पर मैं अपने आप को फॉलो ही नहीं कर पाई वो वाला कोई बात नहीं, टेबल। कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ डील। चोर को देख लेना ही चोर को पकड़ना है, राइट। कोई किसी के घर में चोरी करता है, आप उसे पकड़ ही ना पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसको देख तो लिया है, देर सवेर आप उसको पकड़ लोगे, राइट। तो जब आप टाइम टेबल बनाना शुरू करते हो ना, तो आपके मन में वो बात आती, अरे अभी तो मुझे पढ़ना था, अभी तो मैं खेल रही हूँ, अरे अभी तो मुझे खाना था, अभी मैं सो रही हूँ। तो
ये आपके माइंड को धीरे धीरे बैलेंस कर देता है। ऑटोमेटिकली यू विल सी, आप मुझे अभी कुछ बच्चे मुझे टाइम टेबल भेजते हैं सुबह सुबह, है ना, 5 साढ़े 5 बजे उठते ही मैंने उनको बोला है कि आप जैसे 5 सुबह उठो तो अपने बगल में एक कॉपी रख लो, कोई भी टाइम टेबल की कॉपी, और उठते ही लिखो कि आज मैं अभी उठी हूं, मैं 1 घंटा योग करूंगी या 15 मिनट योग करूंगी, मैं खाना खाऊंगी, फिर स्कूल जाऊंगी, फिर यूट्यूब देखूंगी, फिर मैं दोस्तों के साथ बातचीत करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी करके पूरे दिन का टाइम टेबल भेजते हैं। कर ना पाए दैट इज नॉट एन इश्यू, राइट। तो टाइम टेबल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। ये बात भी राजा को एक नोबल मैन ने, एक लर्नड मैन ने बताई। लेट अस सी आगे क्या होता है। यस भूमि, यू कैन गो अहेड with others to hear and Lakshita will make us understand. Doctor declared that it was impossible to decide beforehand the right time for hearing every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime. One should always attend to all that was going on and then do what was most needful. ओके, केवल अभी इतना बताएं। हाँ, ज्यादा बड़ा पैराग्राफ है। यस लक्षिता, इस पैराग्राफ को थोड़ा बताएं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। आइडल पास टाइम्स मतलब? आइडल पास टाइम मतलब समय बर्बाद करना, खाली फोकट बैठना। बिफोर हैंड मतलब पहले से, एब्जॉर्ब मतलब डूब जाना, किसी चीज में रम जाना। सर वो लोग जो बोले एवरीथिंग मतलब सब कुछ तभी हो सकता है जब उसका सही समय हो। बाकी सब डिक्लेयर किए कि वो इम्पॉसिबल है पहले से डिसाइड करना सही समय एक्शन के लिए। ओके, सब एक्शन के लिए। तो 2 मिनट जी। But that not letting oneself be absorbed मतलब डूबने से बच के। नहीं, डूबना मतलब पानी में नहीं डूबना, इधर उधर के कामों में ज्यादा घुस नहीं जाना। डूबने से, हाँ, इधर उधर के कामों में ज्यादा घुसना नहीं। जी, एब्जॉर्ब नहीं हो। One should always attend to all that was going, मतलब एक को हमेशा अटेंड करना होता है क्या चल रहा है, एंड वो करना होता है व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल। जी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसा इम्पॉसिबल है पहले से ही पता कर पाना कि कौन सा समय सही है, लेकिन हाँ, फालतू के कामों में ना लगे रहना, एंड जो भी चल रहा है उस पे लगे रहना। जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट में आपको फोकस होना और जो जरूरी है वो करना। ओके, प्लीज गो अहेड लक्षिता। अदर्स टू एवरीथिंग। नीडफुल के बाद में जी बेटा। others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help to fix the proper time for everything. Yes, very good. Yes, Tejas. सर बाकियों ने कहा कि किंग जितना भी अटेंटिव हो जाए, जितना भी अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए क्या अभी चल रहा है टाइम, तो इम्पॉसिबल है कि किसी मैन को डिसाइड कर करेक्ट टाइम क्या है एवरी एक्शन। यस इसीलिए उसे कुछ हाँ, क्या बेटा, काउंसिल मतलब मंत्री परिषद, मंत्री। बट उसे कुछ वाइज मैन या मंत्री रखने चाहिए जो कि उसे हेल्प करें जब प्रॉपर टाइम मिले।
सब कुछ। यस, तो बाकियों ने कहा कि किसी एक आदमी के लिए अपना ही क्या जरूरी है, कब करना है, वो जान नहीं पाता। होता है ना, हम कभी कभी दिन भर क्या क्या करते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता, लेकिन जो हमारे आसपास मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं, जैसे कि ताना मारते हैं, जैसे मुहावरे डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको पता है वो हमको दिन भर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इसीलिए एक राजा के पास भी एक काउंसिल, एक परिषद होना चाहिए, ज्ञानी लोगों का एक परिषद होना चाहिए जो ये बता सके कि आपको कब क्या करना है। ऐसा ही होता है सरकारों में भी, ऐसा ही होता है। अभी आप देखोगे लाइक आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होगे, तो पॉलिटी में आप पढ़ोगे द प्राइम मिनिस्टर हैज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स responsible to the prime minister and the prime minister is responsible to the parliament, right? प्रधानमंत्री का एक मंत्रियों का परिषद है, एक टीम है, जो टीम प्रधानमंत्री के लिए जवाबदेह है। और प्रधानमंत्री किसके लिए जवाबदेह है? पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट मतलब जहां से लोग चुन करके आते हैं, राइट? तो उसको एडवाइस करने के लिए लोग होते हैं प्रधानमंत्री को कि सर देश में अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आप इलेक्ट्रिक चीजें बनाने के लिए सब्सिडी दीजिए, लोगों को बताइए, कुछ स्कीम निकालते हैं। तो ये प्रधानमंत्री को सारी बातें थोड़ी पता चलेगी कि चलो भैया अब तो यूएस से ईरान में लड़ाई हो रही है, अब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे करना चाहिए। उनके जो मंत्री हैं, जो आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो बताएंगे। फिर राजा सबके साथ बैठेगा, बातचीत करेगा, बोले हाँ ये ठीक है, इसको अभी करते हैं, राइट? आप सोचो ना, एक आदमी प्रधानमंत्री के पास इतना नॉलेज कहां से आएगा? कभी वो देश के बारे में बताता है, कभी वो बच्चों के साथ परीक्षा की चर्चा करता है, कभी वो स्पोर्ट्समैन के साथ बातचीत करता है ना? अभी जैसे इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने पास बुला करके सबसे भेंट किया। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री टीवी लगा करके देख रहे थे कि भैया कितना स्कोर हो गया? प्रधानमंत्री जी टीवी लगा करके नहीं देख रहे होंगे, उनको बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, देख भी रहे होंगे तो वो एक देखने के सेंस में देख रहे होंगे, राइट? लेकिन उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे वो उनको बताएंगे कि सर ऐसा है, अभी हमारी एक टीम जीत करके आई है, आप इनको बुलाइए, इनका मनोबल बढ़ेगा और इससे जो युवा पीढ़ी है वो भी स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि लेंगे। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे हाँ ये अच्छी बात कही आपने, आप उनको बुलाइए, है दिस इज द राइट टाइम। अब ये राइट टाइम हो गया ना, जैसे खेल जीता ट्रॉफी, अब बुलाया, रैंडमली कभी भी नहीं बुलाते ना, ट्रॉफी जीती बुलाया, ट्रॉफी जीती बुलाया। तो ये सुझाव मंत्रियों से आता है, दैट इज व्हाट दे आर विलिंग टू से, राइट? लेट्स गो अहेड and yes Tejas, you will go with this, Payal will make us understand. But then again, others said there were some things which could not wait to be laid before the council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. Mm-hmm. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. Mm-hmm. It is only the magicians who know that. Okay. And therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. अच्छा, यहाँ पर लेड शब्द का प्रयोग है। लेड मतलब प्रस्तुत करना, रखना चीजों को, है ना, उसके सामने रखना। यस भूमि, क्या कहना चाहती हो आप? नहीं, वो गलती से लग गया। ओके, यस पायल, प्लीज गो अहेड। यस बेटा। बिफोर हैंड का जरा और एक बार मीनिंग बता देंगे? बिफोर हैंड मतलब बेटा पहले से, पहले से। इसमें भेजा है कि मतलब हमें वेट नहीं करना चाहिए और मतलब और कोई काउंसिल से वेट नहीं करना चाहिए और हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। और रीजन में दिया गया है कि हमें मतलब ये परफेक्ट टाइम बोल सकते हैं, तो एक मैजिशियन भी बोल सकते हैं, तो हमें एक मैजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों ने कहा कि तीसरे लोगों ने जो बात कही उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों ने उस बात को काटा
कि नहीं राजा जी, ऐसा सारी बातें आप तो सबको नहीं बता सकते, सारी बातें सारे परिषद को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बतानी चाहिए वैसे राजा को अपनी सारी बातें अपने मंत्रियों को बतानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट। इसीलिए राजा को तुरंत उसी मोमेंट में डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये काम करें या नहीं करें, राइट। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। लेकिन अब अकेले निर्णय लेना है तो ये पता होना चाहिए कि करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए राजा जी आपके पास जादूगर होने चाहिए, मजिशियंस होने चाहिए जो ये बात बता सकें, ऐसा उन्होंने कहा। ओके नेक्स्ट गो हेड। यस बताओ बेटा पायल, चलिए पढ़े इसको। हाँ बेटा, इक्वली से नेसेसरी। Equally various were the answer to the second question. Some said the people in the king, most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. ओके यस भूमि, जल्दी जल्दी। इक्वल मतलब सेकंड क्वेश्चन भी सेम आंसर है। नहीं वो यहाँ पर नहीं, सेम आंसर नहीं है। जो ये पहले आंसर के अलग अलग जवाब मिले हैं ना, ठीक उसी तरह ही दूसरे क्वेश्चन के भी अलग अलग जवाब मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था याद है ना? दूसरा क्वेश्चन ये था, पहला तो क्वेश्चन था कि राइट टाइम, और दूसरा क्या था कि राइट पीपल, राइट। तो ये राइट पीपल के संदर्भ में अब जो राजा ने लोगों से बातचीत की उसके भी लोगों के अलग अलग मत हैं। यस बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है कि मतलब लोग कहते हैं कि जो राजा मतलब हाँ, सेकेंड क्वेश्चन के भी अलग अलग जवाब राजा को मिले। सेकंड क्वेश्चन का भी राजा को अलग अलग आंसर मिले। जब अलग लोग जैसे कि प्रीस्ट मतलब पुजारी है ना, प्रीस्ट माने पुजारी। कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग राजा को हमेशा चाहिए, जैसे कि कौन कौन चाहिए, काउंसिलर्स चाहिए, मंत्री लोग चाहिए। किसी ने कहा कि राजा के सबसे पास मंत्री होने चाहिए, कुछ लोग कहा नहीं नहीं पुजारी लोग होने चाहिए आसपास, कुछ ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर लोग होने चाहिए, और कुछ ने कहा नहीं उनके पास योद्धा होने चाहिए। अलग अलग सबके कहने के आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो था क्या कि सही लोग कौन है, तो लोगों ने कहा कि सही लोग राजा के पास मंत्री सही है, कुछ ने कहा पुजारी, कुछ ने कहा डॉक्टर, और कुछ ने कहा योद्धागण होने चाहिए। नेक्स्ट यस ओके यस भूमि प्लीज कंटिन्यू विद दिस। वही बोले कि तो बोले कि उसके पास एक अच्छा मतलब एक अच्छे इंसान मतलब अच्छे व्यक्ति उनके पास जरूरी है रहने के लिए, जैसे कि मतलब डॉक्टर, प्रीस्ट प्रीस्ट सर वॉरियर्स का मतलब क्या? वॉरियर्स मतलब योद्धा, सैनिक। नहीं तो पंडित, वैसे उन लोगों को उनके पास रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ओके आगे का पढ़ो। पढ़ूं? जी जी। all the answers being different, the No. टू द थर्ड क्वेश्चन भी है ना, ये पढ़ो। टू द थर्ड क्वेश्चन as to what was the most important occupation, some replied that the most important things in the world was sin. Others said it was skill to warfare, and other again that it was realized worship. रिलीजियस वर्शिप। यस लक्षिता। ऑक्यूपेशन मतलब धंधा, काम धंधा है ना, प्रोफेशन।
यस, और वॉरफेयर मतलब युद्ध कला, युद्ध कला, रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक अनुष्ठान। जी। तीसरा क्वेश्चन जो कि था सबसे जरूरी चीज करने के लिए क्या है, कुछ बोले कि सबसे जरूरी चीज करने के लिए सबसे जरूरी चीज दुनिया में साइंस है, और कुछ बोले युद्ध कला में स्किल का जरूरत है, और कोई बोले कि रिलीजियस वर्शिप मतलब धर्म का पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ है ना, यज्ञ करना, तीर्थ लगाना, ये सब करते हैं रिलीजियस वर्शिप। यस, देयर इज अ वर्ड हियर यू आर मोस्ट अवेयर ऑफ इट, इट इज साइंस, राइट, and it is taken from the Hindi word that is Vijnana or Vigyan. So the term here is Vigyan and another term is Gyan. So can we tell me the difference between Gyan and Vigyan? Anybody? What is Gyan and what is Vigyan? Gyan means intelligence. No, not intelligence. Intelligence is by people. ज्ञान से इंटेलिजेंस आता है, बुद्धिमत्ता। यस पायल, व्हाट इज विज्ञान? यस यस तेजस। ज्ञान मतलब नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज मतलब वही ज्ञान हो गया। हाँ हाँ पायल बताओ। सर ज्ञान मतलब सर जब मतलब हम कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं ज्ञान ही बोलते हैं, नॉलेज को ही ज्ञान बोलते हैं। नॉलेज तो है, वो तो उसका ट्रांसलेशन है, ज्ञान को आपने ट्रांसलेट किया, मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ उस होता क्या है इसमें, है ना। ज्ञान संस्कृत आप लोगों ने किसी में से लिया होगा या सुना होगा। ज्ञान मतलब जानना, किसी चीज को जानना, किसी चीज के बारे में जानना। जैसे कि न्यूटन को पता चला पार्क में बैठे बैठे कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है, ये जाना उन्होंने। क्या किया? जाना। उससे पहले भी सब लोग जानते हैं, अभी भी जानते हैं, यस और नो, दैट इज कॉल्ड जानना। ज्ञान हो गया उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि ये जो एप्पल है ना, ये ऊपर से नीचे ही गिरता है, ये उनको ज्ञान हो गया। अच्छा, इसमें एक कदम आगे चला, वो है विज्ञान। विज्ञान मतलब बेटा ये दो चीजों से बना है, वी और ज्ञान। यहां पर ये है विशेष, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। अब न्यूटन को ये तो ज्ञान हो गया कि एप्पल नीचे से ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन उनको विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए अब मेहनत करनी पड़ी, है ना। अब उन्होंने उसमें ज्यादा दिमाग लगाया कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। तब उन्होंने फिर ग्रेविटी की खोज की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ढूंढा कि पृथ्वी जो है सब कुछ अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी, द अर्थ इज लाइक ए मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये क्या है? ये है विशेष ज्ञान। व्हाट इज दिस? दिस इज विशेष ज्ञान, राइट। तो जैसे आप फिलॉसफी पढ़ते हो, जैसे आप हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, ये जो कहानियां पढ़ते हो, दिस इज ऑल ज्ञान। लेकिन जब आप उसी चीज को लैब में टेस्ट करके देखते हो, जब उसी चीज को प्लांट को बाइसेक्ट करके देखते हो कि प्लांट के अंदर सचमुच क्या क्या होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, दैट इज कॉल्ड विज्ञान, दैट इज कॉल्ड साइंस, है ना। लिटरेचर हमें ये तो बताता है कि पेड़ पौधे ऐसे उगते हैं, मतलब पेड़ पौधे सीधे सीधे होते हैं, फल आता है, फल बड़ा मीठा लगता है, ये तो ज्ञान है। लेकिन ये फल होता कैसे है, इसका अंदर का लेयर क्या है, बाहर का लेयर क्या है, इसकी गुठली कैसी होती है, दिस इज कॉल्ड साइंस, राइट, दिस इज कॉल्ड साइंस। तो आपको दोनों चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर भी जो कुछ लोग का कहना है कि साइंस बहुत जरूरी है, साइंस किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान होना बहुत जरूरी है, राइट। राजा को भी ज्ञान होना चाहिए ना, राजा को भी विशेष ज्ञान होना चाहिए हर चीज का। तो लोगों ने कहा कि आपके पास साइंस जो काम है वो सबसे जरूरी
काम है। यस लक्षिता, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैरा। रिनाउंस मतलब क्या होता है? रिनाउंस कहाँ है, इसी में है। हर्मिट को, हर्मिट का डेफिनेशन हर्मिट, नीचे। हर्मिट, हाँ आप पढ़ो, तो आप पढ़ो, मैं बताता हूँ। The answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. But still wishing to find the right answers to his question, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. Okay. Here is a word called hermit. Hermit means साधु, सन्यासी, sage or seer. साधु, सन्यासी जो है। हर्मिट का मीनिंग नीचे दिया गया है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। रिनाउंस करना मतलब छोड़ देना, और छोड़ना कैसे? शराबी की तरह नहीं, जुआरी की तरह नहीं। जुआरी भी तो घर बार छोड़ देता है ना, शराबी भी सब कुछ छोड़ देता है नशे की हालत में, वैसा नहीं। सब कुछ जानबूझ करके, सब कुछ पढ़ लिख करके, सब कुछ सोचने के बाद जो दुनिया को छोड़े उसको बोलते हैं क्या? सन्यासी। सन्यासी कोई बेवड़ा थोड़ी है कि रात को पी लिया, सुबह बोला घर बार करके छोड़ करके मैं चलता हूं। ऐसा नहीं होता है ना। सन्यासी जो कई साल पढ़ने लिखने के बाद, गुरु के संगत में रहने के बाद उसको पता चलता है कि सब कुछ तो मोह माया है, चलते हैं। जैसे बुद्ध को पता चला है ना, बुद्ध को पता चला तो वो फिर चले गए, राइट। तो रिनाउंस करना मतलब क्या है बेटा? रिनाउंस क्या है? सब कुछ जानबूझ करके, मतलब सब कुछ जानने के बाद किसी चीज को छोड़ना, जानने के बाद। जैसे मिठाई ज्यादा खाने से हमें खुजली होने लगेगी, कीटाणु हो जाएंगे, अब मिठाई छोड़ देना, जानने के बाद छोड़ना, दिस इज कॉल्ड रिनाउंस। लेकिन कोई गरीब है, किसने मिठाई नहीं खाई, वो बोल दे कि मैंने तो मिठाई को रिनाउंस कर दिया, वो गलत है। उसको मिला ही नहीं तो छोड़ेगा कहां, राइट। लीव करना अलग चीज है, रिनाउंस करना अलग चीज है। जानने के बाद किसी चीज को छोड़ना है रिनाउंस करना, है ना। धर्म के लिए, सही ज्ञान के लिए उसने छोड़ दिया। यस तेजस, बताओ बेटा मीनिंग। आसान है वैसे। सर जितने भी आंसर्स थे वो सब कुछ डिफरेंट थे, लेकिन किंग किसी पे भी आंसर को एग्री नहीं, और उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिए। बट वो अभी भी इच्छा कर रहे थे कि क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साधु के पास जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा जानते हैं उनके विजडम की। यस, जो बहुत ज्यादा जानते हैं। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, यहां पर एक शब्द आपने देखा, अ वर्ड हियर इज रिवॉर्ड, वन वर्ड इज अवॉर्ड, राइट। आपने अवॉर्ड भी सुना है, आप अभी रिवॉर्ड भी पढ़ रहे हैं। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स? यस एनीबॉडी? तो अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, जब आप स्कूल में फर्स्ट होते हैं, एनुअल फंक्शन में अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, तो आपको स्कूल की तरफ से क्या मिलता है? अवॉर्ड, राइट है कि नहीं? अवॉर्ड मिलता है। लेकिन जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, राह चलते हुए किसी जानवर की मदद करते हैं, किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, अच्छा करते हैं, अपने दोस्तों की मदद करते हैं, तो आपको मिलता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब रिवॉर्ड मिलता है किससे? किसी भी दूसरे से। अवार्ड मिलता है हमेशा अधिकारी से, स्कूल के प्रिंसिपल से अवार्ड मिलेगा, टीचर से अवार्ड मिलेगा, है ना। ये प्रोफेशनल है, आप कुछ करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड किसी से भी मिलता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप अच्छा करो भगवान आपके साथ भला करेगा, राइट। तो रिवॉर्ड किसी से भी मिल सकता है, प्रशंसा जिसको बोलते हैं, किसी से भी मिल सकती है। लेकिन जो अवार्ड है ना, वो आप स्कूल में अच्छे नंबर लाओगे तभी मिलेगा।
है ना, ये डिफरेंस है अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड में। ठीक है जी, अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड। नेक्स्ट, ओके आगे बढ़े। ओके अभी अच्छा अभी किसका, भूमि आपका पढ़ना है, तेजस आपको पढ़ना है? जी जी जी, तेजस आपको पढ़ना है, पायल को बताना है। चलिए बेटा। The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but a common food. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguards behind, went on alone. वेंट ऑन अलोन। क्विटेड मतलब छोड़ना, मतलब किसी चीज को बीच में रोक देना, क्विट कर देना, है ना, उसको बंद कर देना। फॉक मतलब सामान्य लोग, यहाँ पर मीनिंग लिखता चलता हूं, आप लोग भी लिखिए। फॉक, FOLK, फॉक, इसमें फॉल्क नहीं बोलेंगे, राइट, दिस इज फॉक, FOLK, L इज साइलेंट हियर। फॉक मतलब सामान्य जनता, सामान्य जन, कॉमन पीपल, आम आदमी, सामान्य। डिसमाउंटेड मतलब उतरना, डिसमाउंटेड, डिसमाउंटेड, डिसमाउंट उतरना, उतरना। यस यस पायल बेटा। क्विटेड का मतलब और एक बार बताइए। क्विटेड मतलब छोड़ना, वही है। रिनाउंस, रिनाउंस तो बहुत ऊंचा लेवल हो गया, क्विटेड मतलब उसको छोड़ना, सिंपल, छोड़ना। इधर क्या है कि हर्मिट एक मतलब जंगली टाइप के एरिया में रहता था। हाँ और वो किसी को मतलब रिसीव नहीं करता, मतलब जैसे कि राजा लोगों को रिसीव नहीं करता, बट वो कॉमन पीपल को मतलब रिसीव करता है कि उनको स्वागत करता है, जो भी करना है वो कॉमन पीपल को मतलब पता है। बिल्कुल। तो मतलब वो किंग को मतलब रिसीव नहीं करेगा, तो इसलिए किंग ने सिंपल क्लॉथ्स पहने और वो हर के पास जाने से पहले अपने घोड़े से उतर गए और मतलब बॉडीगार्ड्स को भी दूर छोड़ के आ गए। वो खुद मतलब हर्मिट के पास चल के आए। जी, जो साधु सन्यासी होते हैं, आप कभी मिले होगे तो आपने कभी देखा होगा, उनको बाहर के आडंबर से कोई लेना देना नहीं। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कितने सुंदर हो, कौन सी गाड़ी में आई हो, क्या कर रहे हो, कितना आपका टैलेंट है, आप क्या करते हो या कुछ नहीं करते हो, आपको उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसलिए वो ज्यादा लोगों से मिलते भी नहीं होंगे। आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, विशेषकर जैन संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जैनी लोग जो होते हैं, व्हाइट कपड़े जो पहनते हैं, वो लोग ज्यादा किसी से मिलते नहीं, बहुत कम, क्योंकि बेकार में फंसना क्यों, किसी के साथ नहीं मिलते। तो राजा को ये बात पता थी, इसलिए एकदम वो सादे पोशाक में आया, घोड़े से उतरा और अकेले ही गया, राइट, अकेले ही अंदर चला गया। ओके लेट अस गो अहेड, द स्टोरी इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। यस पायल बेटा। भूमि पैराग्राफ को अच्छे से समझना है, चलिए। यस पायल। When the king approached, the hermit was digging earth in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth. He breathed heavily. He breathed heavily. When the king approached, the hermit was digging earth in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. Digging मतलब खुदाई करना। और hermit was frail. Frail मतलब कमजोर, मतलब अब कमजोर हो गए, बूढ़े होने लगे। And each time, मतलब क्या है? हाँ बेटा। अप्रोच का मतलब, अप्रोच मतलब किसी के पास जाना, किसी के पास जाना, अप्रोच करना, उन तक जाना, है ना। फ्रेल, फ्रेल मतलब वही होता है, फ्रेल और वीक एक ही चीज है। फ्रेल मतलब कमजोर। स्पेड मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, फावड़ा, इसको क्या बोलते हैं, फावड़ा, फावड़ा, हिंदी में बोलते हैं फावड़ा, फावड़ा, दिस इज कॉल्ड फावड़ा, योर स्पेड। यस जी, भूमि बताओ। वो
जो व्यक्ति वहां पर खुदाई कर रहा है वो किंग उसके पास गया और वो देखा कि वो मतलब जमीन में खुदाई कर रहा है, मतलब खुदाई कर रहा है फ्रंट ऑफ हॉट, मतलब वो उसके घर के सामने वो खुदाई कर रहा है। फिर वो देखा कि वो उसके घर के सामने खुदाई कर रहा है, तो फ्रेल के मतलब क्या बोले, फ्रेल मतलब कमजोर, बहुत कमजोर। मतलब तो वो हॉर्नेट किया कि वो बहुत कमजोर और वीक लग रहा था, तो वो फिर वो हाँ, जैसे ही जो साधु है जमीन की खुदाई करता था, फावड़ा अंदर डालता था, थोड़ी मिट्टी निकाल करके इधर डालता था, लेकिन वो बेचारा हाफने भी लगता था क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, राइट। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ स्मॉल थिंग हियर। द वर्ड हियर इज अर्थ, राइट? हियर इज अ वर्ड कॉल्ड अर्थ, and you have also came across the word soil. Can you tell me the difference between earth and soil? What is earth and what is soil? तो दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम है, ओके। और कोई? सॉइल मतलब मिट्टी और अर्थ मतलब पत्थर, मिट्टी, सब मैन्योर फर्टिलाइजर सब मिला के। वेरी क्लोज, चले, अच्छा है, बहुत क्लोज हो आप। अर्थ मीन, हाँ बोलो बोलो। अर्थ मतलब वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन, हाँ बेटा। किंतु साइंस के हिसाब से मतलब हमारे 7th क्लास में सॉइल चैप्टर में लिखा था, सॉइल इज नोन एज अर्थ बोला गया है। ठीक है, हम लोग लगभग एक जैसा ही है वो, मैं अभी बता रहा हूँ। जो भी अर्थ मतलब मिट्टी, एक ही बात है, ये मिट्टी ही है ना। इसको हिंदी में इसको बोल देते हैं मृत्तिका। अगर हिंदी आपने सॉइल का सुना होगा, इट इज कॉल्ड मृत्तिका। जो मिट्टी का ऊपर का लेयर होता है ना, कुछ फुट तक, 2 से या 4 से 5 फीट तक, जो जमीन का ऊपर 4 से 5 फीट होता है ना, उसको बोलते हैं सॉइल, राइट। जहां पे पेड़ पौधे उगते हैं, जहां से उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल। उसके नीचे फिर पत्थर, ग्रेनाइट वगैरह जो भी शुरू होते हैं, सब कुछ मिला करके अर्थ ही है, सब कुछ अर्थ है। लेकिन अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है, कहां पे 4 फुट, कहां पे 5 फुट, कहां पे 6 फुट, कहां पे 2 फीट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है जी, एक ही बात है, लेकिन अर्थ का एक पार्ट है सॉइल, ठीक है ना। तो वो अर्थ की खुदाई कर रहे थे, केवल अच्छे से वो खुदाई कर रहे थे, ये हम कहना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट, सॉइल केवल पेड़ पौधे लगाने के सेंस में यूज होता है। द प्लांट इज प्लांटेड ऑन सॉइल नॉट ऑन अर्थ, ऐसा बोलते हैं हम लोग। पौधे को हमने सॉइल पे लगाया, मतलब ऊपर के लेयर पे लगाया है जी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अभी भूमि की बारी है बेटा, आप हाँ पढ़ लो जी। The king went up to him and said, I have come to you with a wise hermit to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and whom should I? Therefore need the whom should I, therefore pay more attention to them to the rest, and what efforts are the most important and need my first attention. यस, ओके। व्हाट अफेयर्स, अफेयर्स मतलब वही कामकाज, कौन से काम पहले, कौन से काम बाद में। यस, प्लीज लक्षिता। राजा हर्मिट के पास गया, साधु के पास, और बोला, मैं आपके पास कुछ 3 क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ वाइज हर्मिट। मैं कैसे हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता
करता हूँ सही चीज करना सही समय में। बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत चाहिए और उन्हें भी मैं चाहूँ, तो क्या उन्हें मैं अधिक समय दूं, अटेंशन दूं। एंड होम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन। किसको ज्यादा अटेंशन देना है और किसको कम। यस यस। और क्या करने से मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट और अटेंशन फर्स्ट अटेंशन मिलती। अच्छा, देर इज अ वर्ड हियर देन, THAN, one word is THEN, then and then। THEN में मतलब बाद में और THAN मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन विद पीपल, दिस इज यूज फॉर टाइम के सेंस में यूज होता है THEN, है ना। आई वेंट टू द पार्क, देन आई वेंट फॉर अ मूवी, देन आई केम बैक होम। और ये देन क्या है, कंपैरिजन। लाइक जैसे यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज यूज फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन है ना, यहाँ पे एस के बाद आई नहीं लगता, COMPARISON, कंपैरिजन। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं जी। हाँ यहाँ से यहाँ ले लेते हैं जी। यस लक्षिता। The hermit bit sir. हाँ हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। The hermit listened to the king but answered nothing. He just spat on his hand and recommended digging. You are tired, said the king. Let me take the spade, and what have I for you? Have, said the hermit. And giving the spade to the king, he sat down on the ground. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while and let me work a bit." जी जी जी। यस तेजस, बताओ जी। सर हर्मिट ने किंग को सुना, लेकिन उसका आंसर कुछ, हाँ और वो जस्ट पढ़ने को लेकर अर्थ खोला। फिर किंग ने बोला कि तुम थक गए हो, मुझे फावड़ा दे दो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी देर काम करूं। ओके। तो हर्मिट था थैंक्स। किंग को स्पीड देते हुए और वो ग्राउंड में बैठ गए। ओके। He had dug 2 beds, मतलब कौन सा है बेटा, एक बार फिर से पढ़ना, कौन सा कह रहे हो। when he had dug 2 beds। ओके हाँ अभी आ रहा है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग, ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड। पैट ऑन हिज हैंड मतलब ऐसा राजा के हाथ में अपना हाथ ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, है ना। जैसे कोई किसी से पूछता है ना, कोई छोटा अगर किसी बड़े से पूछता है तो उसके पीठ पे ऐसा हाथ रख देता है ना, बहुत परेशान होता है तो वो ऐसा हाथ रख ले, ठीक है ऐसा बोलते हैं। तो हाथ रख करके उस हर्मिट ने, साधु ने राजा को कहा और अपनी खुदाई करने लगा, खुदाई करने लगा। तो यहाँ पर रेकोमेंस्ड, ये रेकमेंडेड नहीं है, दिस इज रेकोमेंस्ड, RECOMMENCED, नॉट DED। रेकोमेंस्ड मतलब दोबारा चालू करना, स्टार्टेड अगेन, राइट, दिस इज नॉट रेकमेंडेड। तो उसने उसके ऊपर, हाथ के ऊपर हाथ रखा और अपना काम में लग गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। आप शायद थक गए हैं, मैं फावड़ा दीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा काम कर देता हूँ। हर्मिट ने कहा धन्यवाद और अपना फावड़ा राजा को दे दिया और जमीन पर बैठ गया। When he had dug 2 beds, मतलब बेड मतलब जो फूल वगैरह फल लगाने के लिए छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं ना, खुदाई खुदाई करके, दैट इज कॉल्ड बेड, है ना। जब 2 क्यारी बना ली तो यहाँ पर आप बेड को क्यारी बोल के भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यारी। मैं जो जो मीनिंग बोल रहा हूँ ना, आप लोग सब लिखते चलिए।
ये रीडिंग में और राइटिंग में आपकी बड़ी मदद करेगा। आपका वोकैब स्ट्रांग नहीं होगा तो आप राइटिंग भी नहीं कर सकते हो। एंड व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। जब राजा ने 2 बगीचा बना लिया, क्यारी बना ली, तो राजा रुका और अपने क्वेश्चन दोबारा पूछा। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। अब भी कुछ नहीं बोल रहा है, बट रोज खड़ा हो गया, stretched out his hand for the spade and said, now rest a while, let me work a bit. और उसने कुछ नहीं बोला, फिर अपना हाथ बढ़ा करके बोला, फावड़ा दे दो, मैं काम करता हूं, आप थोड़ा सा आराम करो, राइट। तो कहानी में हम देखेंगे कि क्यों साधु इतना चुप खड़ा है, क्या होता है। ऐसी ही एक कहानी आपको रामकृष्ण परमहंस के साथ देखने को मिली होगी, कभी आपने सुना होगा उनके बारे में। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी एक ऐसी कहानी थी। एक बार एक माता अपने बच्चे को लेकर के आई रामकृष्ण परमहंस के बाद, और उनसे कहा कि महाराज जी देखिए, साधु जी देखिए, ये दिन भर चीनी खाता रहता है, चीनी खा करके इसके शरीर में कितने सारे खुजली होने लगे, चीनी खाना छोड़ता ही नहीं, क्या करें आप बताइए, कुछ बताइए। तो रामकृष्ण परमहंस चुप रहते, कुछ नहीं बोलते। फिर क्योंकि उनको भरोसा था कि रामकृष्ण परमहंस कुछ बताएंगे उनको, है ना, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे वो, कुछ तो बताएंगे, कुछ तो होगा। तो 2 बार आए तब भी नहीं, 3 बार आए तब भी नहीं। जब ऐसा करते करते करीब 1 वीक बीत गया, 1 वीक बीत गया, तब फिर से मम्मी अपने बच्चे को लेकर के आई और साधु जी से पूछी, रामकृष्ण परमहंस से, कि क्यों, अब आप इनको बताइए कि ये चीनी खाना छोड़ दे। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके उस बच्चे के कंधे पे ऐसा हाथ रखा और बोला, बेटा चीनी मत खाना, चीनी अच्छी चीज नहीं है, इतना ही कहा। और उस बच्चे ने उस दिन के बाद से चीनी खाना छोड़ दिया। बड़ी आसान सी बात है ना, चीनी मत खाओ, चीनी छोड़ दो, हर कोई बोलता है। लेकिन अब उनकी मम्मी फिर आई 1 वीक के बाद, बोलती है, स्वामी जी मुझे एक बात पूछनी थी, मैं इतने दिनों से आपके पास आती थी, लेकिन आपने इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा। अभी आपने कहा कि चीनी खाना छोड़ दो, चीनी अच्छी चीज नहीं है। आप ये बात मुझे पहले ही दिन बता देते, तब भी काम हो जाता, आपने ये बात बाद में क्यों बताई। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा मैंने ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि जब आपने सबसे पहली बार मुझे ये पूछा था, तब मैं खुद भी चीनी खाता था, इसलिए मेरी बात का असर आपके बेटे पर नहीं होता, इसलिए मैंने ये बात नहीं कही। मैंने भी खुद 1 वीक तक पूरे 1 सप्ताह। हाँ बेटा, हाँ बोलो। हाँ जी, तो ये तो गांधी जी का था ना? नहीं, ये ओरिजिनल स्टोरी उनसे है, लोग जोड़ देते हैं अलग अलग तरीके से, गांधी जी के साथ भी जोड़ देते हैं। तो गांधी जी के साथ अहिंसा वाली बात ज्यादा जुड़ी है, ये रामकृष्ण परमहंस के जीवन से ये बात उनसे ली गई है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं, मैंने खुद छोड़ा, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद भी गलत करता था, मैं बोलता तो आपके बेटे पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए मैंने खुद छोड़ा, फिर आपके बेटे को बताया, इसलिए उसका प्रभाव पड़ा। हो सकता है इस कहानी में ऐसा कुछ हो, हम देखेंगे आगे ऐसा क्या होता है, क्योंकि साधु का चुप रहना भी बहुत बड़ी बात है। साधु बहुत सोच समझ करके ही कुछ बोलेगा। साधु कोई यूट्यूबर थोड़ी है कि बोलेगा अरे आप मेरी वीडियो देखो, 1 दिन में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, रातों रात, है ना, 10 दिन में ग्रामर सीखोगे आप होता है ना, एक वीडियो। ये भी बोलते हैं कि इतना सब्सक्राइब करने से आप एग्जाम में टॉप करोगे, ऐसा सब्सक्राइब करोगे तो टॉप करोगे, 1 दिन में आपका मैथ, बाकी सब छोड़ो, 1 दिन में एकदम फराटेदार मैथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, बोलते हैं ना। 2 मिनट एग्जाम के पहले ये सुन ले तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कुछ नहीं होता, उल्टा माथा खराब होता है ना। तो लेकिन साधु जो अच्छा टीचर होता है ना, जो सही टीचर, वो ऐसा कभी बोलेगा नहीं, उसको पता है ना, उसने खुद सालों लगाए हैं पढ़ने के लिए, आपको कहां से 1 घंटे में बता दे, नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट जी। तो व्यूज के लिए लोग करते रहते हैं, दैट इज देयर पार्ट।
और मोबाइल में बोलता था कि अगर आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, हाँ सबसे पहले आप बुक लीजिए, रद्दी वाले को बेच दीजिए। अच्छा और वो नए ही होंगे, आप खोले नहीं होंगे, इसलिए अच्छी कमाई होगी। वही पैसे से आप पिज्जा बर्गर खा के पेट खराब कर लीजिए। एग्जाम में वरना देंगे तो टीचर दया खाकर आपको पास करवा देंगे। ये बात वैसे थोड़ी बहुत सही भी है है ना? सही बात है, राइट। खैर देखेंगे हम कहानी में आगे क्या होता है, राइट। चलिए, तो कल सुबह मिलेंगे हम सुबह 9 बजे फिर से। सी यू अगेन संडे फंडे, मिलेंगे सुबह 9 बजे। इस वीक में जो भी हमने पढ़ा है प्लीज गो थ्रू इट एंड वी विल सी यू इन द मॉर्निंग। ठीक है जी। ओम सर्वे भवन, अच्छा लक्ष्यता गाने वाली है ना, मैं गा दूं? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, टेक केयर। जी बेटा, ये दरअसल थोड़ा इसमें नहीं आता। आप इसका लिरिक्स मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, लिरिक्स को प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच।